तो अब पैसा कहाँ से आए, तो हम अखबार बेचना भी स्टार्ट कर लिए। उस बीच में हम बॉम्बे का सफ़र किए थे, जहाँ पे हम पानी भरते थे, टेबल साफ करते थे। उन्होंने 50% का शेयर होल्डर सेकेंड डे हमको लाके। नमस्कार, जोहार, आदाब। आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स और आज एक खास शख्सियत है हमारे साथ। शख्सियत इस वजह से बोलेंगे क्योंकि ये जो व्यक्ति हमारे साथ चंद्रदेव जी खड़े हैं, उन्होंने 1500 रुपए में यहाँ चुरचू नक्सल प्रभावित क्षेत्र से कैसे सफर किया और अब वर्तमान में लगभग उनके 6 से 7 रेस्तरां हैं सिंगापुर में। जी हाँ, भारत में नहीं, सिंगापुर में। तो सबसे पहले चंद्रदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हजारीबाग अपडेट्स में। कैसे शुरुआत हुई इस सफर की? जी, शुरुआत तो हम नहीं जानते थे सिंगापुर में रेस्टोरेंट होगा। हम यहाँ पे अखबार बेचते थे और उसी बीच में न्यूज़ भी लिखते थे। तो अच्छा, यही हमारा पत्रकारिता का शौक था आपको। आइए चलते चलते हम लोग बात करते हैं। पत्रकारिता का शौक आपको, लेखनी का शौक शुरुआत से ही था? शुरुआत से थी, हाँ। तो वो भी हमारे पापा बोले कि यहाँ गांव है, यहाँ कोई लिखता उखता नहीं है, तो 10th पढ़ा है तो चलो स्टार्ट करवाते। मेरा दोस्त है मीडिया में, बात करवा के तुम्हारा कराते। तो अब पैसा कहाँ से आए, तो हम अखबार बेचना भी स्टार्ट कर लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अखबार बेचते बेचते। अच्छा, उस वक्त जो वैल्यू थी अखबार बेचने की, वेंडर की, क्या थी? वो 2.5 रुपया का अखबार का प्राइस था, उसमें से 1 रुपया हाँ हाँ। हॉकर को मिलता था। और वो कौन से वर्ष की बात बता रहे हैं जब आप मैट्रिकुलेशन किए थे? ये आपका मैट्रिकुलेशन 96 में किया हूँ। 96 में किए? हाँ। और उसके बाद 2002 में आप पत्रकारिता मतलब अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर आपने जैसे कि ऑफ द कैमरा बताया कि आपने मैट्रिकुलेशन किया, फिर यही हजारीबाग के अनदा कॉलेज में आपने इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई किसी कारणवश पूरी नहीं कर पाया। तो 1996 से लेकर के 2002 तक फिर उस बीच में हम बॉम्बे का सफर किए थे, जहाँ पे हम पानी भरते थे, टेबल साफ करते थे। अच्छा, हमारा बीच में था, तो वो चीज हम ज्यादातर, लेकिन हाँ, ट्रेनिंग हमारा मुंबई से हुआ। पूरा ट्रेनिंग पूरा मुंबई से हुआ, ये रेस्तरां वाला? जी जी जी। अच्छा अच्छा। तो ये एक छुपी हुई चीज थी, एक छुपा हुआ पार्ट था जो दर्शकों के सामने आया, क्योंकि जो लोग आपके बारे में जानते हैं उनको ये लगता है कि इसके बाद डायरेक्ट आप सिंगापुर पलायन कर गए। नहीं, लेकिन ये मुंबई का भी एक बड़ा दौर, एक बड़ा वर्ष आपने जिया। फुटपाथ पे भी सोए हैं, पानी भरे हैं, सर्विस भी किए हैं। वहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। उसके बाद वापस हम आते हैं अपने घर, फिर हम एडमिशन लेते हैं। फिर किसी कारणवश में फिर नहीं हो पाता है, तो फिर हमने मीडिया में काम करना स्टार्ट किया था। तो ये बीच का जो है वो हमारा थोड़ा सा हौच पौच वाला जिंदगी था। हाँ, कि क्या करें क्या नहीं। उस समय टीनेजर वाला भी टाइम होगा। हाँ। तो मुंबई अपनी मर्जी से गए थे चंद्रदेव जी? हम घर से भाग के गए थे। भाग करके घर से गए थे कि क्या करना है, कुछ बड़ा आदमी बनना है। हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं करता था, सब लोग लोगों का काम ही क्या करते थे। तो हमको लगता था हम बिजनेस क्यों नहीं करें। बिजनेस माइंडेड, मतलब आप स्टार्टिंग से थे? किसी का दुकान देखते थे कि ये इनके पास तो मेरे पास क्यों नहीं होगा। हम उस समय से हमारा ये थिंकिंग था। तो आपको समझ आ गई थी ये बात कि पैसे होंगे तो आप अपने दुकान भी खोल सकते हैं और रेस्तरां भी खोल सकते हैं। जी हाँ जी। ये पत्रकारिता के टाइम में और अखबार बेचने के टाइम में, वेंडर बनने के टाइम में ऐसा क्या हुआ कि आपको सिंगापुर जाना पड़ गया, या वो भी आप भाग करके गए थे? नहीं, उस समय थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। जब हम लिख रहे थे न्यूज, तो कुछ न्यूज ऑफिस से बताया गया था, कुछ न्यूज था MCCI के ऊपर। अच्छा अच्छा। तो हम लिख के दिए थे, कुछ न्यूज लिखे, कुछ से हो कुछ और गया। अच्छा, यानी कि आपकी मेंटालिटी अलग थी लिखने की और वहाँ छपाई कुछ और हो गई। तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो हम वो जो MCCI के कमांडेंट थे, वो घर पे मैसेज किया कि आपका बेटा ज्यादा मीडिया वाला बन गया है, आपका बेटा फिर इस पृथ्वी पे नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा, धमकी वाले मैसेज आ गई। तो फिर क्या हुआ? तो फिर पापा बोले कि तुम यहाँ सेफ नहीं हो, तुमको जाहिर सी बात है, हमारे आपके सबके परिवार वाले अगर बाहर भेजते हैं या फिर अगर घर में भी पैतृक आवास में भी आप रहते हैं और कुछ ऐसा वैसा ऊंच नीच होता है, तो परिवार वाले ज्यादा डरते हैं कि कहीं मेरे बेटे को, मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए, है ना। तो फिर क्या हुआ? उस समय आपको वही 1500 रुपया दिया गया? 1500 रुपये मेरे पापा दिए। हाँ, और फिर आप, लेकिन 1500 जो पापा दिए थे उसमें भी मेरी माँ ये बोली थी कि ये 1500 रुपया भी ये खा के आ जाएगा वापस। अच्छा, ये मेरी माँ बोली। मतलब आपके पिताजी को आप पर ज्यादा भरोसा था। मेरी माँ बोली कि 1500 खाएगा फिर वापस आ जाएगा ये। अच्छा, क्योंकि मैं पहले भागा था, अगेन मैं वापस आया था। वापस आए थे कुछ साल वहाँ काम करने के बाद? कुछ भी वापस आया तो उनको लगा था ये जाएगा और अगेन फिर वापस आ जाएगा। तो था बहुत, वो लगा भी हमको दिल में कि हम आएंगे नहीं वापस इस बार। लोग तो जान रहे हैं कि आपने 1500 रुपए में गए आप सिंगापुर और आपके 6 रेस्तरां हैं भी। आपने स्टार्टिंग का संघर्ष भरा सफर भी बता दिया, है ना। लेकिन भगवान कहते हैं ना कि एक दरवाजा बंद होता तो कई दरवाजे खुलते हैं। अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो वीजा और वहाँ के जो लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, वो सारी चीजें कैसे आपने सीखी और इतने फर्राटेदार आप बोलते हैं? बहुत तकलीफें हुई थी हमको, बहुत तकलीफ हुआ था। सबसे पहले तो ये बताएं आप गए कैसे? यहाँ से जब हम लोग, जब 1500 मिला तो हम यहाँ से चेन्नई भागे थे सबसे पहला। अच्छा अच्छा। हाँ, बॉम्बे करने। उसके बाद तो हम चेन्नई के यहाँ से गए। तो चेन्नई में
एक सज्जन के यहाँ जो काम लगा था वो बहुत ही समझिए मेरे लिए गॉड ही मतलब थे। पूरी तरह सपोर्टिव थे। पूरी तरह से सपोर्ट किया हमको और उन्होंने ही हमको सिंगापुर तक का रास्ता दिखाया विद इन 6 मंथ में। अच्छा, सिर्फ 6 महीने के, 6 मतलब महीने लक में। भी आपके साथ साथ ही चल रहा था। जी बिल्कुल जी 6 महीने हमको दिखाए। मैंने वेटर काम किया, देन वो हमको ऑपरेशन मैनेजर सा ऐसा कि उनके बहुत सारे ब्रांचेस थे वहाँ पे चेन्नई में। अच्छा तो अच्छा। जितने ब्रांड थे उनके सारे उनका ही था, तो सब में जाना था हमको, एक घंटा घूमना था और जो भी रिपोर्ट होता था हमको रिपोर्ट करके उनको भेजना था। अच्छा तो इस अच्छा। काम से हमको फिर उन्होंने बेचारे ने सिंगापुर में रेस्टोरेंट लिया था पर 1 साल बन के रेडी था, ओपन नहीं हुआ था। तो अच्छा उसमें हम लोग को 6 लोग का टीम बनाए, उसका अच्छा। लीडिंग के लिए काम हमको मिला और उसके बाद हम सिंगापुर जाते हैं। तो ऐसे सबसे आप बड़ा सिंगापुर प्रॉब्लम गए। हाँ, ऐसे शॉर्ट आउट हुआ। हाँ इमिग्रेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम। एक चीज चंद्रदेव जी की बहुत अच्छी है, आप लोग भी हम लोग भी इस चीज से सीख ले सकते हैं कि ललक जो थी सीखने की इनकी निरंतर बढ़ती ही गई, कहीं भी किसी भी संघर्ष के दबाव में आकर के रुकी नहीं। चीजों को सीखना, वेटर का काम कैसे करना है, मैनेजमेंट का काम कैसे करना है, हर एक चीज को आप सीखते गए। मुझे डिशवॉशिंग भी कर लेता हूँ मैं। हर चीज आप सीखते गए, मतलब जी, एक जी। छोटे सी चीज रेस्तरां की जो होती है, जो जी, एकदम पूरा पूरा छोटी सी चीज होती है, कम समय वाली और एक बड़े समय वाली, हर चीज आपको आती जी है। मैम। तो सीखने की ललक लोगों में होनी चाहिए। सिंगापुर आप चले गए अब। जी मैम। उसके बाद उसके बाद फिर हम अपनी नौकरी करने लगे, तो वहाँ भी टीम लीडिंग था, तो 6 लोग हमारे नीचे थे। तो काम तो करने का जुनून तब भी था। वहाँ हमारी ड्यूटी, यदि आप लोग बोलेंगे तो आप लोग बोलिएगा कि मजाक कर रहा है, वहाँ 19 घंटा 18 घंटा ड्यूटी करना पड़ता था। बताइए, यहाँ पे लोग 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं तो लगता है भाई 24 घंटे में 8 घंटे तो हमारा ऑफिस में चला जाता है, 1 घंटे 2 घंटे आने जाने में चला जाता है। और सिंगापुर में ये महाशय 19 से 20 घंटे काम करते थे। जी, वो बहुत कठिनाई वाली था। जब हम काम से बाहर निकलते थे, सुबह 8 बजे आना है रेस्टोरेंट के अंदर, उसके बाद कटिंग किचन का काम था, कटिंग वटिंग करके सब सेट करना है, देन आपको फिर रेडी होके सर्विस पार्ट में जाना है आपको उसमें था। तो वो रात को 12 से 1 बजे तक मिल जाता छुट्टी। उसके बाद और फिर लीड भी करना है लोगों उसके को। बाद लीड भी करना है, देन हम मतलब तकलीफ बहुत ज्यादा ही था। कहते हैं ना, सोना तपता है तो असली सोना फिर बाहर निकलता है, यानी वो तपिश आपने झेली है। बहुत तकलीफ झेला मैं। फिर आप तराशे गए और अंततः फिर पहले पता आपके नहीं, बहुत कुछ करना है मैम, अभी तराशा नहीं गया हूँ, बहुत कुछ है। यही तो आपकी खूबी है सबसे बड़ी, जो आपको इतनी ऊंचाइयों तक ले गई, फिर भी आप हमारे साथ जब बोलिए तब वक्त देते हैं। सिंगापुर आएंगे तो आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। फिलहाल आप ये बताइए कि सबसे पहला रेस्तरां कैसे खोला आपने, क्योंकि आप तो एक विश्वसनीय आदमी के साथ काम कर रहे थे जिन्होंने आपको समझिए एक तरह से उंगली पकड़ करके वहां तक पहुंचाया, जैसा कि आपने कहा। फिर अलग रेस्तरां खोलने अलग रेस्टोरेंट खोलने का मेरा प्लान शुरू से नहीं था। तो हम चाह रहे थे कि वो जिस मालिक के पास हम कर रहे थे काम, तो उन्होंने सपोर्ट भी बहुत अच्छा किया है, तो सैलरी वाइज किसी तरह तकलीफ नहीं हुआ। जब हमको बिजनेस का मिला तो हमने पहले उनको पूछा, तो उनको मैंने बताया कि सर हमको एक बंदा है इस तरह बोल रहा है, ऑफर कर रहा है। तो बोले कि तुम करो, पर जिस कॉन्सेप्ट जो क्यूजिन तू कर रहा है वो नहीं करना, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा नहीं रहेगा, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने भी सपोर्ट किया उस बात पे, सपोर्ट किया। हाँ, तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जिनके नीचे एम्प्लॉइज बन के लोग काम करते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए और अपने बराबर में रखने के लिए बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं आज के कलयुगी जमाने में। आज हम लोग दोनों साथ में पीते हैं चाय वहां जाए। सही बात है। तो क्या ऑफर था आपका वो पहले रेस्तरां का ऑफर क्या था? पहले रेस्टोरेंट का ऑफर था ना मैम, जैसे जिन बंदे से मेरी बात हुई थी उनका 2 रेस्टोरेंट थे, वो चला नहीं पा रहे थे, उनको तकलीफ था मैन पावर का, ये सब अच्छा, हाँ। तो जब आते थे तो हमको हर हमेशा बोलते थे यार तुम आ जा जॉब में, तेरे को कितना सैलरी मिलता है, हाँ। मैं तेरे को इससे डबल दूंगा, तो मेरे पास आ जा। तो हम उनको साफ बताया कि हम यहाँ से छोड़ के नौकरी करने नहीं जाएंगे। तो उनको लगा कि ये बंदा ऐसे डिगने वाला नहीं, तो कुछ बड़ा ऑफर करना होगा। हाँ, बड़ा ऑफर करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऑफर किया कि ये रेस्टोरेंट का कीमत सिंगापुर डॉलर में $1 लाख दाम है इसको आपको खरीदना है और आप ले लो और एक रेस्टोरेंट चला। तो $1 लाख मतलब मेरे पास तो मतलब उस तरह हालत ऐसी थी कि हमारे पास 30-40 हज़ार रुपये भी होना मुश्किल था। तो उन्होंने फिर बोला कि पूछा हमसे कितना पैसा आप, हम बोले पैसा नहीं है मेरे पास, हम नहीं कर सकते उतना। तो कितना पैसा आपके पास? तो हमने बोला 6 लाख रुपए। 6 लाख था उस वक्त आपके पास? नहीं, 6 लाख। यानी कहीं ना कहीं आप भी इस गेम को खेलना चाह रहे थे। हाँ, मैं झूठ बोला क्योंकि हमको ये ना बोल देगा। अच्छा, ना बुलवाने के लिए हम 6 लाख, यदि वो $1 लाख का रखा है और हम यदि उसको 6 लाख इंडियन रुपीज बोलते हैं तो वो तो ऐसे बोलेगा कि नहीं चंद्रदेव। तो हम अपने मालिक से ज्यादा लगाव था मुझे, हमको छोड़ना भी नहीं था उनको। तब उनका जो ऑफर था तो 6 लाख, बोले 6 लाख दो तुमको, हम पूरा रेस्टोरेंट देते हैं। अच्छा। तो अब हम करें तो करें क्या? तो फिर दोस्त लोग से मिले, रात में बातें किए
कुछ लोग थे पंजाब से थे, कुछ एक दिल्ली से था, आगरा से था, हाँ, हाँ। उन लोग से कुछ कुछ पैसे जमा किए हम और 6 लाख उनको हम दे दिए। उन्होंने 50% का शेयर होल्डर सेकेंड डे हमको लाके दे दिए। अरे वाह। और ये 50% से 100% का सफर 1 साल लगा मुझे। 1 साल लगा, यानी जितनी कमाई थी सब झोंक करके वो 100% आपने रेस्तरां अपने नाम करवा लिया। जी। और फिर उसी बिजनेस से आप ये बाकी के 5 और रेस्तरां खोले हुए। जी हाँ, तो ये भी क्या आपके पूरे 100% आपके ही हैं? नहीं, 100% हमारा एक रेस्टोरेंट है। बाकी में कुछ लोग जैसे अब हम वहाँ सिंगापुर आना जाना इंडिया से होता है, हाँ, तो आपको भी हैंड चाहिए। तो हम भी Exactly. उन लोगों के लिए हैं जो लोग जॉब करते थे। और लोगों को आगे भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जैसे आपको किसी ने पुश किया, सपोर्ट किया, आप भी कुछ लोगों, तो कि वहाँ के क्या सिंगापुर के लोग ही हैं जिनके शेयर्स हैं वहाँ पे, या नहीं, इंडियन भी? हिंदुस्तान के ही लोग हैं ज्यादातर। और कोशिश हम ये किए हैं ना कि कोई मैनेजर हमारे पास काम कर रहा है तो उसको भी हम 10% शेयर दिए हैं। अच्छा। कि ये हमारा सेल कि है, लो तुम अपना रेस्टोरेंट समझ करके काम करो। ये हमारा सेल है। जैसे 50 रुपया सेल है, तुम 60 रुपया कर रहे हो, तो 50 से जो 60 का बीच का जो सेल है उसमें 10% तुमको एक्स्ट्रा और मिलेगा सैलरी के अलावा। तो हमको उतना टेंशन लेने की जरूरत रेस्टोरेंट का नहीं पड़ती है। सही बात है। अच्छा, एक बात बताएं, हिंदुस्तान को जिस तरह से आप प्रमोट कर रहे हैं सिंगापुर में जा करके, कई और हमारे हिंदुस्तानी भी हैं जो सिंगापुर में जा करके हिंदुस्तान को प्रमोट करते हैं, यहाँ के रीति रिवाजों को प्रमोट करते हैं। और आप झारखंड के हैं, यहाँ का ढुसका बर्रा से लेकर के हिंदुस्तान के जो खान पान है, क्या वहाँ पे अवेलेबल आपके रेस्तरां में हो जाते हैं? जी, थोड़ा तो कर पाते हैं, पूरा तो नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ खाने वाले नहीं है। लोग खाने वाले नहीं है, वहाँ का कल्चर ही अलग होगा। कल्चर अलग है। तो हम जैसे मटन हंडी वाला ये सब कर देते हैं कि इससे में लोग खा लेते हैं। हाँ। क्योंकि नॉन वेजिटेरियन वहाँ पे ज्यादा मिलता है। लिट्टी चोखा, जैसे हम लोग यहाँ लिट्टी चोखा बोलते हैं, तो इंदौर में कुछ और नाम है उसका, कहीं और कुछ नाम है। अच्छा, तो वो नहीं ज्यादा चल पाता। अच्छा, कुछ एक चीज बताएं हम लोगों को, हमारे दर्शक काफी शौक से सुन रहे हैं इन चीजों को। यहाँ पे जैसे हम लोग नमस्ते बोलते हैं, अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वहाँ सिंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंग्लिश में तो नहीं, जैसे चाइनीज लोग बोलते हैं निहाओ। निहाओ। अच्छा, कुछ और एक चीज बताएं, जब स्टार्टिंग पीरियड में आपको बहुत दिक्कत होती थी और बाद में पता चला होगा कि भाई इसका मतलब ये होता है। नहीं, जैसे किसी को हम लोग कुछ काम करने बोलते थे तो सीधा बोलता नोला, तो समझ में आता नोला मतलब क्या होता है। तो समझ में नहीं आता था नोला। अब यदि वही सब थोड़ा सा तकलीफ हुआ था, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके सेट तो नोला का मतलब क्या होता है? नहीं करूंगा मैं। अच्छा, नहीं करूंगा। तो आगे से हम लोग भी जो है इस चीज को ये कर सकते हैं। तो ज्यादा अब आपका वक्त नहीं लेंगे और एक आखिरी प्रश्न आपसे करेंगे। अभी कुछ दिनों से आपको चुरचू में देखा जा रहा है और आपके स्कूल और कॉलेजेस वगैरह जो है देखने में आ रहे हैं कि आप ओपन कर रहे हैं सीबीसीए पैटर्न पर। जी मैम। तो क्या इसका मेन रीजन है कि हम जिस चुरचू जगह से हैं, हजारीबाग के सबसे पिछड़ा बोला जाता है चुरचू ब्लॉक, और जिस तरह नक्सल प्रभावित था, यहाँ खड़े होकर हम लोग बात नहीं कर सकते थे। तो जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र हमारा है, लोग ऐसे लोग हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं, उन लोग को हम ज़्यादा फोकस किए। और जो लड़कियां हजारीबाग जाके पढ़ नहीं पाएंगी, हजारीबाग चुरचू से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, रोज आना जाना संभव नहीं है, उन बच्चों के लिए हम ये किए हैं। जितना हमसे सपोर्ट हो पाता है, और हम कोशिश करेंगे कि लोग हमें सपोर्ट करें, तो हम भी उन बच्चों को ज़्यादा। तो क्या फीस वगैरह बहुत निम्न है? फीस तो हम ना के बराबर रखे हैं, ना के बराबर, लेकिन फ्री शिक्षा भी नहीं देना है। हाँ, तो क्योंकि है फिर लोग उसकी जिसकी कीमत नहीं होती है ना, लोग उसकी कद्र नहीं करते हैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रदेव जी, आप फिर से सिंगापुर जाइए। हम लोग अगर या हमारे दर्शक में से कोई अगर जाएंगे तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आप काइंडली जब भी आपको फुर्सत मिले हमारे कमेंट बॉक्स में जितने भी लोग करेंगे कमेंट, जी मेरा नंबर आप दे सकते हैं उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर, ताकि हम लोग सिंगापुर जाएं तो हम लोगों को लगेगा कि हम लोगों के परिवार के कोई एक शख्स है वहां पे। ठीक है, तो फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे हजारीबाग अपडेट्स, मैं अपराजिता पांडे।